नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 2 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पे किसी दूसरे का एक ध्रुव राठी सर का एक वीडियो अपलोड किया है। वो वीडियो क्यों अपलोड किया है वो आप वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखो, क्या होता है कि इस करंट अफेयर को क्लास लाने के लिए मैं बहुत सारे न्यूज आर्टिकल और बहुत सारे वीडियो देखना पड़ता है। इन सबको एनालिसिस करने के बाद और हम लोग का जो एग्जाम है ना, उसमें एक पेपर है जीएस नंबर 4 का, जिसमें एक है एथिक्स। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगातार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके हिसाब से मुझे उस वीडियो को उचित लगा अपनी वीडियो अपलोड करना। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर देख लिया जाएगा। ठीक है, आप उसको जाके एक बार देखना जरूर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम आकार का है। अभी कहाँ पे बना है? ये पाली जिला के जाडन गांव, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में पाली नाम का एक जिला है, वहां पे बनाया गया। इसका नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है शिव ओम मंदिर। इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये जो मंदिर की शैली क्या है? नागर शैली। आपको पता होगा जितनी भी उत्तरी भारत की मंदिर होती है वो सभी नागर शैली में, और दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली में, और दोनों का जो मिक्स शैली होता है बेसर शैली। बेसर शैली में क्या होता है, जो नींव होता है ना, वो होता है आपका नागर शैली में, और ऊपर का भाग होता है द्रविड़ शैली में। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 135 फीट। इसमें 2000 स्तंभ है। इस मंदिर में किसका मूर्ति है? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मूर्ति है शिवलिंग, तो मतलब शिव भगवान का मूर्ति है। इसके साथ साथ एक समाधि भी है गुरु माधवानंद जी का। अभी हाल में कुछ दिन पहले राम मंदिर बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो राम मंदिर कहाँ पे बना है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ था। एक किस शैली में बनाया गया है? ये भी नागर शैली में, क्योंकि उत्तरी भारत की मंदिर है। इससे वास्तुकार की बात करें, मूर्ति के वास्तुकार कौन है? श्री अरुण योगीराज। अगर मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो श्री चंद्रकांत सोनपुरा। और कुछ दिन पहले कुछ मंदिर, कुछ स्टैचू बनाए गए, जैसे स्टैचू ऑफ ट्रस्ट विश्वास रूपम कहाँ पे बनाया गया? ये राजस्थान में। 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया गया। अंकुर वाट मंदिर, जो कि विश्व का मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, कंबोडिया में जो स्थित है, जो किसका है? विष्णु भगवान का। इसको भी हाल ही में 8वां अजूबा भी घोषित कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने निधन से लिया हुआ है। हाल ही में दिवंगत डेनियल काहनमैन का संबंध किस देश से है? और जो डेनियल काहनमैन है ये कौन है? इनके प्रमुख कार्य क्या है? तो दिवंगत डेनियल काहनमैन जो है ये इजराइल और अमेरिकी वैज्ञानिक है, क्योंकि इन्होंने बाद में अमेरिका नागरिकता ग्रहण कर लिया था। ये कौन है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री है। इनको अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रेरक भी कहा जाता है। अप्लाइड अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त। आपने अगर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या कहीं पे, आपको वहां पे अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब प्रैक्टिकली हो समझ लो आप। इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 2002 में मिला था। प्रसिद्ध बुक इनका जो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इनके जो प्रमुख कार्य हैं वो इकोनॉमिक्स में ही प्रोस्पेक्ट थ्योरी और नुकसान से बचने का पूर्वाग्रह और मानसिक लेखा, ये प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में हमने कल ही एक निधन और भी कराया हुआ था ईश्वरानंद महाराज जी का, जो अध्यक्ष किसके थे? रामकृष्ण मिशन के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्लूर मठ में है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 1956 में बहुत सारे राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अपने उत्तर प्रदेश का भी किया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में बिहार स्थापना दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, बट इसका उत्तर प्रदेश, इसका नामकरण उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो 24 जनवरी 1950 को। इसके पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो 24 जनवरी 1950 इसका नामकरण पड़ा था, इसीलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या कब से इसकी शुरुआत हुई? क्या 1950 से मनाया जाता है? नहीं, इसकी घोषणा 2015 में अखिलेश के द्वारा किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री। और घोषणा तो किया गया 2015, बट इसका मनाया जाने लगा पहली बार इसको 2018 में मनाया गया,
अब प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश बनाया गया था, बट इसका विभाजन भी 9 नवंबर 2000 को हो गया था। 13 जिले से अलग करके उत्तरांचल बनाया गया, लेकिन अभी हाल ही में इसका उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्ट से। हाल ही में खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया, और ये सूचकांक रिपोर्ट क्या बताता है? ये किसके द्वारा जारी किया गया? UNEP इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और तीसरी बार सूचकांक है। इसकी शुरुआत 2011 में किया गया था। यह क्या बताता है? खाद्य अवशिष्ट सूचकांक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो खाद्यान्न है उसका जो अवशिष्ट है, मतलब खराब हुआ भाग, उसमें पूरे विश्व का क्या स्थान है और क्यों ऐसा हो रहा है, इन सबको देखेंगे। तो यह रिपोर्ट खाद्य अवशिष्ट की स्थिति का आकलन करते हैं। इसके अनुसार ये पता चला है कि पूरे विश्व में खाद्य अवशिष्ट 19% है, मतलब पूरे खाद्यान्न जितने उत्पादन होते हैं उसका 19% केवल अवशिष्ट है, मतलब खराब हो रहा है। अब सोच लो, इतना बुरा स्थिति अपने भारत में, मतलब पूरे विश्व में 1/3 जनसंख्या ऐसी है जिसको खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। 783 मिलियन लोग भूखे, मतलब इनको जरूरत से कम इनको खाना मिलता है, फिर भी ये स्थिति को 19% अवशिष्ट हो रहा है खाद्यान्न, समझ के। और सर्वाधिक अवशिष्ट हो कहाँ पे रहा है? तो ये घर पे हो रहा है, और एक व्यक्ति के हिसाब से ले तो 79 kg प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, एक वर्ष में एक व्यक्ति के हिसाब से 79 kg खाद्य अवशिष्ट हो रहा है। ये जो खाद्य अवशिष्ट है कितने आयाम पर इसको, मतलब इस रिपोर्ट में पता चला है। तो इस रिपोर्ट में एक तो खाद्य अवशिष्ट की मात्रा, उसका मूल्य, और उसका पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ेगा, और सामाजिक, जैसे बताया सामाजिक प्रभाव का मतलब ये, इन सबको देखने के बाद एक नीतिगत ढांचे बनाएंगे जिससे इसका सुधार किया जा सकता है। अपने भारत में भूखमरी सूचकांक क्या है? अपने भारत में भूखमरी सूचकांक 111 है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अंतरिक्ष से। हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह UN-HAI-3 किसने लॉन्च किया, और यह क्या है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट के द्वारा। किस रॉकेट? लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि मौसम संबंधी उपग्रह है, तो जी हाँ, यह मौसम की जो भविष्यवाणी होता है इसको और एक्यूरेसी लाने के लिए इसको शुरुआत किया गया है, इसको भेजा गया। दूसरा, मौसम विज्ञान डेटा भेजने के लिए। तीसरा, चीन के मौसम विज्ञान अनुसंधान और विकास के बढ़ावा देने के लिए इसको भेजा गया। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा भी एक मौसम संबंधी रॉकेट को भेजा गया, उपग्रह को भेजा गया। उस उपग्रह का नाम है इनसैट 3DS। ये भी मौसम संबंधी उपग्रह है। किस रॉकेट की सहायता से इसको भेजा गया था? GSLV F-14। कुछ दिन पहले आदित्य L1 चर्चा में था। आदित्य L1 क्या था? ये सूर्य के संबंधित एक मिशन था। इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C-57। कहाँ पे भेजा गया था? तो L1, पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 पॉइंट है, लिंगराज पॉइंट, L1, L2, L3, L4, L5। तो इसको कहाँ भेजा गया था? L1। ये पृथ्वी जो सूर्य का बहिर्मंडल है, जैसे पृथ्वी का बहिर्मंडल होता है, ऐसे सूर्य का बहिर्मंडल को कोरोना बोलते हैं, और वहां पे पहुंचा था। ये कब पहुंचा था? 6 जनवरी को। चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का चांद से संबंधित एक मिशन था, जो कि LV M3 M4 के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, 23 अगस्त को अपने स्थान पर पहुंचा था, और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। जिस जगह पे पहुंचा था उसका नामकरण क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन पहुंचा था उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान से लिया हुआ है। हाल ही में किस पहल के अंतर्गत एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया गुरुग्राम में लॉन्च किया गया? किस पहल के अंतर्गत? मेक इन इंडिया। अगर कोई भी चीज मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च हो, इसका मतलब वो चीज बनेगा कहाँ पे? इंडिया में। तो भारत और इजराइल मिलके एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया कहाँ पे लॉन्च किए? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यह दोनों देशों का संयुक्त उद्यम है जो भारत के एरोस्पेस सेवाओं के लिए केंद्र स्थापित करेगा। और मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे क्या निर्माण किया जाएगा? यहाँ पे जो अभ्र मिसाइल है उसको निर्माण किया जाएगा। अभ्र मिसाइल ये इजराइल का एक मिसाइल है जो MRSA, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो इस कंपनी का क्या नाम रख दिया गया? एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। अगर यहाँ पे एयर डिफेंस की बात करें, आपको पता होगा भारत और रूस मिलके ब्रह्मोस को भी बनाए हैं। एयर डिफेंस की बात करें तो रूस का जो एयर डिफेंस है वो है S-400, अभी S-500 भी आने वाला है।
एयर डिफेंस इजराइल का क्या है? आयरन डोम। एयर डिफेंस अमेरिका का क्या है? थार्ड। अगर भारत का एयर डिफेंस की बात करें तो भारत के पास दो एयर डिफेंस है, एक समर सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन जो कि अत्यधिक अधिक दूरी के लिए है, और वसुरोध जो कि अत्यधिक कम दूरी के लिए है। ये दो एयर डिफेंस है भारत के पास। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।